तो भाइयों, अगर आपको पसंद है पॉकेट एफएम स्टाइल में ऑडियो स्टोरी सुनना, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बना है। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बैटल थ्रू द हेवेंस की एक हरीम फैन फिक्शनल ऑडियो नोवेल सीरीज। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे क्या हमारा एमसी ठीक कर पाएगा लिटिल फेरी डॉक्टर को, और क्या गुशूनेर को ले पाएगा गुक्लाइन से लड़कर अपने हरीम के अंदर, या फिर होगा एमसी के सामने कोई बड़ा खतरा। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अध्याय शूनर के साथ धोखा। लिन चेन की अगली औरत कौन है? तो भाई आ गया नया एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लिन चेन ने यून यून को अपनी रानी घोषित कर दिया और अब वो एक नए मिशन पर निकल पड़ा है। और आज का एपिसोड तो और भी धमाल है, क्योंकि आज की कहानी है जियाओ यान के दिल का दर्द, गू शूनर का धोखा और छोटी मेडिकल फेरी की जान पर बन आई। जियाओ यान ने यून यून को देखा तो उसका दिल धक से रह गया। क्या ये वही महिला डू हुआंग नहीं है जो उस दिन एमेथिस्ट विंगलान किंग से मिलने आई थी? वो अभी भी यहाँ है। जियाओ यान का चेहरा थोड़ा बदल गया। उस दिन जब उसने देखा था कि यून यून को एमेथिस्ट विंगलान किंग पकड़कर गुफा में ले गया था, तो उसने सोचा था कि लिन चेन यून यून से कोई स्वर्गीय सामग्री या पृथ्वी का खजाना लेना चाहता होगा। बाद में जब वो खुद लिन चेन का गुलाम बनकर गुफा में आया तो उसने यून यून को कभी नहीं देखा। इसलिए उसने मन ही मन समझ लिया था कि लिन चेन ने यून यून से खजाने लेने के बाद उसे जाने दिया होगा। लेकिन आज जब यून यून सामने आई तो उसकी आंखें खुल गईं। असल में लिन चेन कोई स्वर्गीय सामग्री नहीं, बल्कि यून यून का शरीर चाहता था। और इतने दिनों से यून यून कमज़ोर और बेहाल दिख रही थी। मतलब लिन चेन कामयाब हो चुका था। और एक बार नहीं, बार बार। जियाओ यान के दिल में अचानक एक हल्का सा दर्द हुआ। भले ही वो लिन चेन का आत्मा गुलाम था, लेकिन लिन चेन के प्रति वफादारी के अलावा उसकी बाकी भावनाएं अभी भी बाकी थीं। उस दिन दूर से यून यून की एक झलक ने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा था। अब जब वो अप्राप्य देवी किसी और की खिलौना बन चुकी थी, तो जियाओ यान की भावनाएं बहुत उलझन में थीं। लेकिन अब यून यून लिन चेन की औरत थी, और लिन चेन के प्रति अपनी वफादारी के कारण वो अब से यून यून को सिर्फ अपनी रानी और मालकिन मानकर ही देखेगा। जियाओ यान, तुम्हें कोई आपत्ति है? लिन चेन ने जियाओ यान की आंखों में थोड़ा बदलाव देखा और तुरंत गहरी आवाज में पूछा। नहीं, मेरे अधीन नहीं। जियाओ यान ने आदर से सिर झुका लिया। यून यून की नज़र जियाओ यान पर पड़ी, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं रुकी, क्योंकि वो जियाओ यान से कभी नहीं मिली थी। तो फिर मैं चलता हूँ। लिन चेन ने अपनी बात खत्म की, फिर उसने 3000 बिजली की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका शरीर तुरंत बिजली की एक लकीर में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। योजक चिन्ह। उसी वक्त जियामा साम्राज्य, वुतान शहर, शियाओ परिवार, एक प्राचीन कमरे में। एक बैंगनी पोशाक में एक खूबसूरत आकृति थी। उसका स्वभाव ठंडा और शांत था, बिल्कुल दुनिया से अलग, एक कमल के फूल की तरह। उसकी पतली कमर विलोपत्ती की तरह थी, जिसे एक हाथ में आसानी से पकड़ा जा सकता था। उसके काले बालों को एक बैंगनी रिबन से बांधा गया था और वो उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसकी कलाई पर 2 छोटी हरी घंटियां थीं, बिल्कुल किसी चित्र की आकृति की तरह। वो थी गू शूनर, प्राचीन कबीले की वो लाडली, जिसमें हजारों सालों में सबसे परफेक्ट डू सम्राट का ब्लड लाइन था। इस समय गू शूनर खिड़की के बाहर आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी थी। अंकल यंग के साथ आखिर क्या हो गया? इतने दिनों से भाई जियाओ यान की कोई खबर नहीं भेजी। पिछली बार उन्होंने कहा था कि भाई जियाओ यान का एक मेरसेनरी ग्रुप ने पीछा किया और वो खतरनाक जानवरों के पहाड़ों में घुस गए। मैंने सुना है कि जानवरों के पहाड़ों में बहुत सारे 5वें और 6ठे स्तर के जानवर हैं। कहीं भाई जियाओ यान को कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल यंग तो एक ताकतवर डू हुआंग योद्धा हैं। अगर 6ठे स्तर के जानवर से भी सामना हो गया तो भी वो भाई जियाओ यान की रक्षा कर सकते हैं। उसने लिंग यंग से पहले ही जियाओ यान की रक्षा करने का आग्रह किया था और उनसे ये भी तय किया था कि हर 7 दिन में प्राचीन कबीले के गुप्त खजाने से जियाओ यान की खबर भेजेंगे। लेकिन अब 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे और वो लिंग यंग से संपर्क नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसका बेचैन होना लाजमी था। बेटी, मैं वापस आ गया हूँ। अचानक गू शूनर की नज़रों के सामने एक परछाई दिखाई दी। एक गहरे बैंगनी कपड़ों वाला व्यक्ति उस परछाई से बाहर निकला। अंकल यंग, आप अचानक वापस क्यों आ गए? गू शूनर अचानक खड़ी हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता भरी हुई थी। लिंग यंग बिना किसी कारण के वापस आ गया था, तो उसे यकीनन शक हो रहा था कि जियाओ यान के साथ कुछ हादसा हुआ है। लिंग यंग ने एक दुखी चेहरा बनाया। अंकल यंग, क्या हुआ? बोलिए। शूनर बहुत बेचैन है, गू शूनर ने उत्सुकता से कहा। लिंग यंग की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। भले ही वो आत्मा गुलाम बन चुका था, लेकिन शूनर के प्रति उसके मन में अब भी भावनाएं थीं। वो शूनर को लिन चेन के हाथों तड़पता देखना नहीं चाहता था।
लेकिन उसके लिए लिन चेन का आदेश सबसे ऊपर था, इसलिए उसने वो कारण बताया जो उसने रास्ते में बना लिया था। बेटी शुनर, जियाओ यान के साथ कुछ हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम खुद जाकर देखना चाहोगी। क्या? गु शुनर का दिल धक से रह गया। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया और वो 2 कदम पीछे हट गई। लिंग यंग की बात सुनते ही उसने सोचा कि जियाओ यान के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए एक पल के झटके के बाद उसने जल्दी से कहा, अंकल यंग, भाई जियाओ यान कहाँ हैं? मुझे जल्दी से उनके पास ले चलो। ठीक है। लिंग यंग ने सिर हिलाया। उसने गु शुनर के कंधे पकड़े, परछाई में समा गया और जानवरों के पहाड़ों की तरफ उड़ गया। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ लिन चेन जल्दी ही किंगशान टाउन पहुंच गया। वान याओ झाई। लिन चेन हवा में चलता हुआ आया। वान याओ झाई में हर कोई डर से कांप गया। डू जोंग के ताकतवर व्यक्ति। देखा, बुजुर्ग से मिला। सब लोग तुरंत जमीन पर गिर गए और लिन चेन को प्रणाम किया। भले ही उन्हें नहीं पता था कि डूजोंग का ताकतवर व्यक्ति क्या होता है, लेकिन वो जानते थे कि ये डू हुआंग से भी ऊंचा एक खतरनाक अस्तित्व है, और वो सिर्फ डूशी के समूह थे। डूजोंग के ताकतवर व्यक्ति की नज़र में वो चींटियों से भी बदतर थे। छोटी मेडिकल फेरी कहाँ है? लिन चेन ने हल्के से पूछा, लेकिन उसके शब्द सबके कानों में गरज की तरह गूंजे। छोटी मेडिकल फेरी, वो कल वान याओ झाई से चली गई। लिन चेन ने भौहें सिकोड़ी। उसे याद आया कि असल कहानी में वान याओ झाई के मालिक ने छोटी मेडिकल फेरी को सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। वो समय सीमा खत्म हो गई होगी और छोटी मेडिकल फेरी ने वान याओ झाई के मालिक को जहर से धमकाया और नीले चील पर बैठकर उड़ गई। पता है कहाँ गई? नहीं पता, लेकिन आज वान याओ झाई का मालिक और वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप जानवरों के पहाड़ों की गहराइयों में उसका पीछा करने गए हैं। लिन चेन के दबाव में उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। जानवरों के पहाड़ों की दिशा में। लिन चेन की आंखें तिरछी हो गईं। उसका चेहरा काला पड़ गया। भले ही छोटी मेडिकल फेरी जहर इस्तेमाल करने में माहिर थी, लेकिन डूशी के बड़े पैमाने पर पीछा और जानवरों के पहाड़ों के बाहरी इलाके में मौजूद कई पहले और दूसरे स्तर के जानवरों के सामने उसकी जान खतरे में थी। इसलिए वो सीधा उठा और बिजली की एक लकीर बनकर जानवरों के पहाड़ों की तरफ उड़ गया। साथ ही उसने अपनी आत्मा शक्ति फैला दी और रास्ते में आने वाली हर जगह को छान डाला। योजक चिन्ह। जानवरों के पहाड़ों का बाहरी इलाका। एक गुफा के सामने बदसूरत दिखने वाले मर्सेनरी का एक समूह और फार्मासिस्टों की वेशभूषा में डूशी के कुछ योद्धा गुफा के सामने खड़े थे। वो बार बार गुफा के अंदर देख रहे थे। उनके चेहरे पर लालच था, जैसे गुफा में उनकी कोई बहुत चाही हुई चीज़ हो, लेकिन किसी और कारण से उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गुफा के अंदर घुस सकें। मिस्टर याओ, तुम्हारा वान याओ झाई दवा और जहर में माहिर है, लेकिन तुम इस गुफा के मुंह पर बने जहर के जाल को भी नहीं तोड़ सकते। 2 सितारा डूशी मूशे ने अपनी ठंडी आंखें उठाईं और तीखे स्वर में कहा, हाँ, अगर डीन मुंह में जहर हटाने की क्षमता है तो खुद ही आजमा लें। ये जहर बहुत ही सूक्ष्म है। अगर मैं इसे हटा भी सकूं तो बहुत मुश्किल होगा। वान याओ झाई का मालिक मिस्टर याओ, जो जहर हटाने की कोशिश कर रहा था, ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर जब उसने नज़र हटाई तो उसकी आंखों में लालच की एक चमक दौड़ गई। छोटी मेडिकल फेरी जितनी ताकतवर जहर की क्षमता दिखा रही थी, उतनी ही उसकी 7 रंग की जहर की किताब में दिलचस्पी बढ़ रही थी। योजक चिन्ह। गुफा के अंदर चांदी के लबादे में छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा पीला पड़ गया था। जहर का जाल हमें ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा। इस संकट से बचने के लिए मुझे एक कोशिश करनी होगी। छोटी मेडिकल फेरी ने अपने पतले होंठ काटे और जहर का एक पैकेट निकाला। ये वो सबसे ताकतवर जहर था जो वो बना सकती थी, और ये एक डूशी को मारने के लिए काफ़ी था। जहर की किताब में उसने पढ़ा था कि उसका शरीर खास था। अगर वो काफ़ी ताकतवर जहर निगल ले तो उसमें बहुत सुधार हो सकता था। फिलहाल स्थिति तोड़ने का यही एकमात्र रास्ता था, इसलिए उसने दांत पीसकर जहर का पूरा पैकेट अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही जहर उसके शरीर में घुसा, उसके शरीर से एक अजीब और विचित्र 7 रंग की रोशनी निकलने लगी। उसी पल उसके शरीर में मौजूद जहर भी तुरंत उबल पड़ा। बुरा हुआ, मेरे शरीर का जहर काबू से बाहर हो रहा है। छोटी मेडिकल फेरी को चक्कर आने लगा। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर का जहर काबू से बाहर हो रहा था। सालों से उसके शरीर में जमा जहर अब बेकाबू होने लगा था। अध्याय जब जहर की देवी बेहोश हुई और लिन चेन ने। छोटी मेडिकल फेरी का जहरीला शरीर फटना और लिन चेन का वो फैसला। गुफा के बाहर वान याओ झाई के फार्मासिस्टों ने आखिरकार कुछ दवाइयाँ तैयार कर ली थीं। गुफा के मुंह पर जो जहर है वो बहुत खतरनाक है। ये पाउडर हमें सिर्फ आधे घंटे ही बचा पाएंगे। मिस्टर याओ ने वो पाउडर वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप के सबको बांट दिए। आधा घंटा बहुत है। छोटी मेडिकल फेरी एक सितारा फाइटर से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा कप्तान अंदर जाकर 10 सांस में उसे ढेर कर देगा। मूशे ने वो पाउडर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और चालाकी थी।
जब छोटी मेडिकल फेरी और जियाओ यान उसकी नाक के नीचे से भाग निकले थे और उन्हें इतना बड़ा मौका मिल गया था, तब से उसके दिल में जलन थी। उसने प्लान बना लिया था कि जब छोटी मेडिकल फेरी पकड़ में आएगी तो वो उसे खूब सताएगा। हाँ, ये औरत जिसे ये राजा पसंद करता है वो तुम लोगों के छूने लायक नहीं है। अचानक एक ठंडी आवाज़ गूंजी और उसी पल एक भयानक दबाव उन सब पर आ गिरा, जैसे कोई विशाल पहाड़ उन पर टूट पड़ा हो। मूशे, मिस्टर याओ और बाकी सब ने अचानक ऊपर देखा। वहां लिन चेन खड़ा था और उनके चेहरे बुरी तरह बदल गए। खाली जगह पर चलना। डू जोंग के ताकतवर व्यक्ति। जैसे ही उन्होंने लिन चेन को देखा, मूशे और बाकी सबकी आवाज़ें बैठ गईं। डर ने उन्हें ऐसे जकड़ लिया जैसे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। वो कांपने लगे। लिन चेन ने इन लालची लोगों को ठंडी नज़रों से देखा। अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो ज़रा सी देर में छोटी मेडिकल फेरी के साथ कुछ भी हो सकता था। बुजुर्ग, छोटी मेडिकल फेरी गुफा के अंदर है। हमने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया बुजुर्ग ये बात समझ लें। वान याओ झाई का मालिक मिस्टर याओ बड़ा चालाक था। उसने तुरंत स्थिति समझ ली और जल्दी से लिन चेन के सामने घुटने टेककर बड़ी विनम्रता से बोला, हाँ बुजुर्ग, हमारा छोटी मेडिकल फेरी के साथ बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। अब सोचता हूँ तो लगता है वो झगड़ा कुछ खास नहीं था। हम अभी जा रहे हैं। यहाँ तक कि मूशे, जो इतना बदमाश था और बदला लेने पर तुला रहता था, उसकी भी इस पल हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ और सोच सके। उसने भी मिस्टर याओ की तरह घुटने टेक दिए। हाँ, लिन चेन ने ठंडी मुस्कान दिखाई। उसकी आवाज़ बर्फ के पहाड़ की हवा की तरह थी जिससे सब कांप गए। बेहतर होगा कि तुम खुद यमराज को जाकर समझाओ। उसकी बात खत्म होते ही लिन चेन के शरीर से मुट्ठी भर पन्ना हरी लपटें निकलीं। पलक झपकते ही वो हरी लपटों का समंदर बन गईं और नीचे सबको डुबो दिया। दर्जनों दर्द भरी चीखें गूंजी और एक पल बाद ये सारे लोग राख में तब्दील हो गए। लिन चेन ने उन पर नज़र डालना भी गवारा नहीं किया। उसका शरीर सीधे गुफा के सामने आ गिरा। ये जहर सच में बहुत खतरनाक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने 2 सितारा डूशी को भी रोक लिया। एक सितारा फाइटर के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। लिन चेन ने उस जहरीली गैस को सूंघा। उसके शरीर में मौजूद जबरदस्त लड़ाई ऊर्जा ने उस कमज़ोर जहर को तुरंत बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपनी आस्तीन हिलाई। उसकी ताकतवर लड़ाई ऊर्जा ने एक तेज हवा पैदा कर दी जिसने सारी जहरीली गैस उड़ा दी। वो शांत कदमों से गुफा के अंदर चला गया। लेकिन जब वो गुफा की गहराइयों में पहुंचा और वहां जमीन पर पड़ी आकृति को देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। वहां एक खूबसूरत आकृति जमीन पर गिरी हुई थी। छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा, जो इतना मासूम और प्यारा होना चाहिए था, इस पल दर्द से भरा हुआ था। उसकी गोरी त्वचा पर एक अजीब सी 7 रंग की चमक थी। इससे भी बड़ी बात, छोटी मेडिकल फेरी के शरीर से लगातार जहर बाहर निकल रहा था और गुफा की गहराइयां जहर के घेरे में तब्दील हो चुकी थीं। क्या ये जहरीले शरीर का फटना है? लिन चेन की नज़र छोटी मेडिकल फेरी के हाथ में पड़े आधे जहर के पैकेट पर पड़ी। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। जहरीला शरीर फटने पर न सिर्फ अपने स्तर से कहीं ज़्यादा ताकतवर शक्ति निकलती है, बल्कि शरीर को भी बहुत नुकसान होता है। उसके अनुमान के मुताबिक इस पल छोटी मेडिकल फेरी के चारों तरफ फैली जहरीली गैस में सांस लेने के कुछ ही पलों में एक ग्रैंड मास्टर भी मर सकता था। इसलिए अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो मूशे, मिस्टर याओ और बाकी सब भी मर जाते। लेकिन अब इस जहरीले शरीर का क्या किया जाए? लिन चेन ने अपनी आस्तीन हिलाकर छोटी मेडिकल फेरी के आसपास की जहरीली गैस हटा दी और तेजी से उसके पास गया। वो अजीब सी 7 रंग की चमक अंधेरी गुफा में और भी डरावनी लग रही थी। छोटी मेडिकल फेरी अभी भी जहर बाहर निकाल रही थी। वो दर्द से बेहोश हो गई थी। अगर उसने मदद नहीं की तो डर था कि आज छोटी मेडिकल फेरी मर जाएगी और आसपास के कई मीलों में कोई जीवित नहीं बचेगा। कोशिश करता हूँ उसके शरीर से सारा जहर बाहर निकाल दूँ। लिन चेन ने भौहें सिकुड़ी और हाथ उठाकर नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर निकाल लिया। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर ने अपने आसपास के जहरीले माहौल को महसूस किया तो वो खुशी से उछल पड़ा। लिन चेन के इशारे पर उसने उत्साह से आसपास का सारा जहर सोखना शुरू कर दिया। फिर लिन चेन ने धीरे से अपनी हथेली बढ़ाई। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर छोटी मेडिकल फेरी के ऊपर मंडराने लगा। जहर की लकीरें छोटी मेडिकल फेरी के शरीर से बाहर निकलने लगीं और सब नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर में समा गईं। जैसे जैसे जहर लगातार शरीर से बाहर निकलता गया, छोटी मेडिकल फेरी के शरीर पर 7 रंग की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी त्वचा की सफ़ेदी वापस आने लगी। छोटी मेडिकल फेरी के चेहरे का रंग भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी बेचैन सांसें भी शांत हो गईं। आखिरकार ये जहरीला शरीर स्थिर हो गया। लिन चेन ने राहत की सांस ली। उसने नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर वापस रख लिया और फिर लड़ाई ऊर्जा की एक धारा छोटी मेडिकल फेरी के शरीर में डाली, जिससे उसे ठीक होने में मदद मिली। धीरे धीरे छोटी मेडिकल फेरी की घुमावदार पलकें थोड़ा हिलीं। उसकी सांसें और भी शांत हो गईं। बस क्योंकि उसने अभी इतना बड़ा दर्द सहा था, इसलिए उसे होश में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा।
तो अब लिन चेन की नज़रें छोटी मेडिकल फेरी के खूबसूरत शरीर पर पड़ीं। उसने हल्के सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर और मासूम था। उसकी कमर इतनी पतली थी कि एक हाथ में समा जाए, जिसे हरे रंग की बेल्ट से बांधा गया था। उसके खूबसूरत शरीर ने उस पोशाक को इस तरह से भरा था कि एक आकर्षक आग बन रहा था। छोटी मेडिकल फेरी के शरीर से एक ताजगी और शांति भरी खुशबू आ रही थी। ये स्वभाव उसे आम दिनों में बहुत ही दयालु और कोमल बनाता था, जिससे लोग उससे प्यार करने लगते थे। लेकिन इस पल लिन चेन के मन में आग जल रही थी। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। अब जब छोटी मेडिकल फेरी बेहोश है तो क्यों न अभी जल्दी से, ये विचार आते ही उसे काबू करना मुश्किल हो गया। इसलिए लिन चेन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसकी कमर पर बंधी हरी बेल्ट पकड़ी, धीरे से खींचा और उसे खोल दिया। एक झटके में एक बड़ा सा खूबसूरत नज़ारा उसके सामने आ गया। लिन चेन की सांसें थम गईं। छी! लिन चेन की आंखें थोड़ी फैल गईं। उसके सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। इतनी बड़ी बर्फ सी सफ़ेद चोटियाँ उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा थीं। नीचे देखा तो उसके सपाट और सफ़ेद पेट पर पेट की मांसपेशियों की हल्की सी रेखा दिख रही थी, और उसके चिकने और सफ़ेद निचले पेट पर एक छोटे सांप की तरह एक सात रंग की रेशमी धागा था, जो उसकी बर्फ सी सफ़ेद त्वचा के साथ एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर रहा था। ये सात रंग की रेशमी धागा उस जहरीले शरीर में जमा हो रहे जहर का प्रतीक था। जब ये छोटे सांप जैसा धागा उन ऊंची बर्फीली चोटियों के करीब पहुंच जाएगा, तो छोटी मेडिकल फेरी का जहरीला शरीर पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा और उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें वो अनहोनी नहीं होने दूंगा। लिन चेन ने अपनी उंगलियां बढ़ाईं। उसने उस सात रंग के रेशमी धागे को छुआ और अपने दूसरे हाथ से उसकी विलो जैसी कमर को पकड़ लिया। फिर वो आगे झुका और छोटी मेडिकल फेरी के मुंह को चूम लिया। उस जहर का भरपूर मजा लेने लगा। छोटी मेडिकल फेरी ने एक सपना देखा। सपने में उसने गलती से एक बहुत ही खतरनाक जहरीली दवा निगल ली थी। उस दवा की ताकत उसके सहन करने की हद से कहीं ज्यादा थी और उसका जहरीला शरीर फट गया। सात रंग की जहर की किताब में लिखे मुताबिक हजारों मील के दायरे में सारी जानलेवा दवाएं फैल गईं। हर जगह तबाही मच गई, एक तिनका भी नहीं बचा, और वो खुद भी उस खतरनाक जहर के कारण मौत के करीब थी। ठीक उसी वक्त एक रहस्यमयी ताकतवर शख्स आया और उसने उसकी जान बचाई। उसके कहने पर वो उसे अपने साथ ले गया और हर दिन लड़ाई ऊर्जा देकर उसके जहरीले शरीर को घोलने लगा। सालों बाद उस शख्स की मदद से उसका जहरीला शरीर पूरी तरह साफ हो गया। दोनों के बीच दिन रात साथ रहने से प्यार हो गया और आखिर में वो पति पत्नी बन गए। शादी के बाद की जिंदगी बहुत सुकून भरी थी, हर दिन खुशियों से भरा हुआ था। आह! इतना खूबसूरत सपना देखकर छोटी मेडिकल फेरी के मुंह से एक प्यारी सी आवाज़ निकल गई। वो बचपन से ही जहरीले शरीर की वजह से परेशान थी। वो जहां भी जाती लोग उसे अशुभ मानते थे। किंगशान टाउन आकर डॉक्टर बनने के बाद भी उसे लोगों के लालच और जान से मारने की कोशिशों से नहीं बचा जा सका, और ये सपना उसे वो सुकून दे रहा था जो उसे असल जिंदगी में कभी नहीं मिला था। ऐसा लगा जैसे धूप के एक गोले में लिपटी हो, पूरा शरीर गर्म हो गया हो। धीरे धीरे उसकी पलकें हिलीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सपने से जाग गई। लेकिन अपने शरीर पर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने चारों तरफ देखा और पाया कि वो बिल्कुल नग्न थी और एक अजनबी आदमी की बाहों में थी जो भी बिल्कुल नग्न था। चीख! छोटी मेडिकल फेरी चीख पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरी गुफा गूंज गई। लिन चेन उस चीख से अचानक जाग गया। तुम कौन हो? छोटी मेडिकल फेरी ने सहज रूप से लिन चेन की बाहों से छूटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि लिन चेन की बाहें स्टील की तरह मजबूत थीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाए। मुझे छोड़ दो, उसने शर्म और गुस्से से लिन चेन की छाती पर मुक्के मारे। लिन चेन अभी अभी जागा था। उसने छोटी मेडिकल फेरी को इतना शर्मिंदा और गुस्से में देखा तो उसने अपनी बाहें छोड़ दीं। तुमने मेरे साथ क्या किया? छोटी मेडिकल फेरी तेजी से पीछे हटी, दीवार से सट गई और अपने घुटनों को मोड़कर खुद को ढक लिया। लिन चेन से सवाल करते हुए उसके दिल में एक बुरा अंदेशा आ गया। वो मेडिसिन में माहिर थी और जानती थी कि इंसान के सपने उसकी नींद में देखी, सुनी और महसूस की गई चीज़ों से जुड़े होते हैं। जैसे कोई इंसान नींद में बिस्तर से गिर जाता है तो वो सपने में चट्टान से गिरने का सपना देखता है। और अभी उसने सपने में शादी की रात के वो शर्मनाक पल देखे थे। तो इसका मतलब उसने शर्म और गुस्से से लिन चेन को देखा, लेकिन अचानक उसकी नज़र लिन चेन के बगल में जमीन पर पड़े एक छोटे से लाल निशान पर पड़ गई। उसका दिल और टूट गया। लेकिन लिन चेन ने एक बेगुनाह चेहरा बनाते हुए समझाया, मुझे लगता है कि तुमने अंदाजा लगा लिया है कि अभी क्या हुआ। मैं मानता हूं कि तुम्हारा अंदाजा सही है और मैंने तुम्हारा शरीर भी लिया। कमीना, मैं तुझे मार डालूंगी। लिन चेन को अपने कबूलनामे के साथ सच बोलते सुनकर छोटी मेडिकल फेरी के दिल में गम और गुस्सा भर गया। वो गुस्से से कांप रही थी। उसने तुरंत अपनी नाजी से जहर का एक पैकेट निकाला और लिन चेन को मारकर अपना बदला लेने की सोची।
अगर तुम इस राजा को मार दोगी तो एहसान का बदला नफरत से दोगी। लिन चेन के इन शब्दों ने छोटी मेडिकल फेरी को अचानक रोक दिया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि तुम एक दुर्लभ जहरीले शरीर वाली हो, और वो शरीर फटने वाला था जिससे तुम्हारी जान जा सकती थी। यहाँ तक कि आसपास के 10 मील का इलाका जहरीला क्षेत्र बन सकता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारे शरीर को डिटॉक्स करना पड़ा। लिन चेन ने बड़ी गंभीरता से कहा। छोटी मेडिकल फेरी थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन कुछ पल बाद उसके चेहरे पर फिर से शर्म और गुस्सा आ गया। बकवास, दुनिया में ऐसे डिटॉक्स करने का तरीका कहाँ होता है? तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होता नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अपने शरीर को चेक करो और देखो कि तुम्हारे जहरीले शरीर का जहर कितना कम हो गया है। लिन चेन ने कहा। ये सुनकर छोटी मेडिकल फेरी ने अपने शरीर के अंदर देखा और पाया कि उसके शरीर का जहर कम से कम 96% कम हो गया था, और उस जहर के बिना उसका जहरीला शरीर कुछ समय के लिए खतरे से बाहर हो गया था। लेकिन लिन चेन की ये बात इतनी अजीब थी कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे कैसे पता चले कि तुम सच कह रहे हो या झूठ? क्या पता तुमने पहले मुझे डिटॉक्स किया और फिर? छोटी मेडिकल फेरी ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। ये लड़की काफ़ी समझदार है, सीधे धोखा नहीं खा रही। लिन चेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन चेहरे पर अभी भी ईमानदारी दिखा रहा था। उसने हाथ फैलाए। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम? छोटी मेडिकल फेरी ने अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए। उसके हाथ में जहर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी समय लिन चेन खड़ा हुआ और छोटी मेडिकल फेरी की तरफ बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, पास मत आओ। तुम क्या करना चाहते हो? लिन चेन को अपनी तरफ आता देख छोटी मेडिकल फेरी ने शर्म और गुस्से से जल्दी से अपना सिर झुका लिया। वो नज़ारा देखना मुश्किल था, लेकिन जब लिन चेन पास आया तो उसने कोई गलत हरकत नहीं की, बल्कि उसने एक बैंगनी रेशमी लबादा निकाला और छोटी मेडिकल फेरी को पहना दिया। उसके नग्न बर्फ से सफ़ेद शरीर को ढक दिया। मैंने अभी जो कहा उस पर तुम यकीन करो या न करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ताकत मुझे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और मेरा शांत बैठकर तुम्हें समझाना ही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है, लिन चेन ने कहा। फिर उसने छोटी मेडिकल फेरी की ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर उसने उसके खूबसूरत शरीर को अपनी बाहों में लिया और धीरे धीरे हवा में उड़ गया। डू जोंग। छोटी मेडिकल फेरी डर से कांप गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन चेन असल में किंवदंतियों वाला डू जोंग योद्धा था। अचानक उसे लिन चेन की बातों पर यकीन होने लगा। इतने ताकतवर व्यक्ति को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर लिन चेन ने सच में उसके साथ कुछ किया भी था तो वो क्या कर सकती थी? तो क्या तुम अभी भी ये जहर इस्तेमाल करना चाहती हो? माफ़ करें बुजुर्ग। छोटी मेडिकल फेरी शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी से जहर फेंक दिया। बस मुझे लिन चेन बुलाओ। बुजुर्ग लिन। अरे, बुजुर्ग कहना मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर ठीक हो तो मिस्टर लिन बुला लो। मिस्टर लिन? हाँ, ये ठीक है। लिन चेन ने संतुष्टि से छोटी मेडिकल फेरी को नीचे उतार दिया। छोटी मेडिकल फेरी की आंखों में संघर्ष था। उसे लगा कि अब और पूछताछ करना सही नहीं होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन चेन का सामना कैसे करे, इसलिए उसने पहले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसके पूरे शरीर में एक बहुत बड़ी कमजोरी आ गई। वो तुरंत वापस गिर गई। हालांकि तुम्हारे शरीर से जहर निकालना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। तुम्हें जहर फिर से भरने की ज़रूरत है, लिन चेन ने याद दिलाया। ये सुनकर छोटी मेडिकल फेरी को ये बात साफ समझ आ गई, इसलिए उसने अभी वाला जहर उठाया और उसे निगलने की तैयारी की। लिन चेन ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, क्या तुम अब भी ये जहर लेकर मरना चाहती हो? हालांकि तुम्हारे जहरीले शरीर को जहर की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें कम से कम कुछ हल्के जहर चुनने चाहिए। मेरे पास हल्का जहर नहीं है। छोटी मेडिकल फेरी ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने अभी तक ऐसा जहर नहीं बनाया था जो शरीर को संतुष्ट कर सके लेकिन बहुत कम जहरीला हो। इस राजा के पास है। लिन चेन ने अपनी बात खत्म करते हुए हाथ उठाया और नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर बुला लिया। जैसे ही छोटी मेडिकल फेरी ने नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर देखा, उसका नाजुक शरीर कांप गया। उसकी आत्मा उत्साह से झूम उठी। ये क्या है? वो नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को आग की नज़रों से देख रही थी, जैसे उसके लिए दुनिया की सबसे पौष्टिक चीज़ हो। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर, क्या तुम थोड़ा रिफाइन करना चाहोगी? लिन चेन ने अपनी बात खत्म की और उसने नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर से गहरे हरे रंग के धागे जैसी लपटें अलग कीं। लिन चेन के नियंत्रण में इन धागों में हल्का जहर था और वो छोटी मेडिकल फेरी की तरफ बढ़े। छोटी मेडिकल फेरी ने अपने लाल होंठ हल्के से खोले और उस आग के धागे को निगल लिया। उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि दिखी। थोड़ी देर बाद जब उसने उस हल्के जहर वाले धागे को रिफाइन कर लिया, उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया। उसने अपनी आंखें खोलीं।
उसकी आंखों में आग थी और वो नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को देख रही थी। वो बिना कुछ कहे, मिस्टर लिन, मैं और चाहती हूँ। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। लिन चेन छोटी मेडिकल फेरी को देख रहा था। भाई, उसका चेहरा कितना सफ़ेद था, बिल्कुल गोल मटोल चेहरा, और उसके नैन नक्श इतने खूबसूरत, देखते ही दिल खुश हो जाता था। लेकिन इस समय उसने अपने लाल होंठ हल्के से चबा रखे थे। उसकी आंखों में लालच था और उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इच्छा छुपी नहीं जा रही थी। तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर में जो जहर है वो मेरे शरीर की लड़ाई ऊर्जा से बना है। तुम जितना चाहो खा सकती हो, लेकिन मैं इसका ध्यान रखूंगा। लिन चेन ने उदारता से हाथ हिलाया। उसके इशारे पर नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर से पतले पतले धागों की तरह जहरीली लपटें निकली और छोटी मेडिकल फेरी के सामने आ गईं। छोटी मेडिकल फेरी की आंखों में आग थी। उसने अपने लाल होंठ हल्के से खोले और बड़े ही लालच से उन जहरीली लपटों को निगलने और रिफाइन करने लगी। जैसे जैसे वो जहरीली लपटें निकलती गईं, छोटी मेडिकल फेरी और ज़्यादा जहर रिफाइन करती गई। उसकी त्वचा धीरे धीरे अपनी सबसे अच्छी हालत में लौट आए, बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार, जैसे छूने पर फूट जाए। लेकिन जब वो अपनी सबसे अच्छी हालत में पहुंच गई, तब भी उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। बहुत हो गया। लिन चेन ने नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर वापस रख लिया। जहरीली लपटों के धागे गायब हो गए। छोटी मेडिकल फेरी के चेहरे पर वो लालची और संतुष्ट भाव अचानक जम गया। उसकी आंखों की गहराइयों में एक जबरदस्त अनिच्छा दौड़ गई। मिस्टर लिन, क्या मैं थोड़ा और निगल सकती हूँ? छोटी मेडिकल फेरी की समझदार आंखों में एक विनती थी। भाई, वो बचपन से अपने जहरीले शरीर को भरने के लिए अनगिनत जहर निगल चुकी थी, लेकिन कोई भी जहर नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर के सामने कुछ नहीं था। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर से निकले ये जहरीले धागे बिल्कुल सही मात्रा में थे। न तो इतने कम कि उसका जहरीला शरीर भर न सके, न इतने ज़्यादा कि उसका जहरीला शरीर बेकाबू हो जाए। ये उसके लिए अमृत से कम नहीं था। लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी की विनती भरी सूरत देखी और बेपरवाही से सिर हिलाया। मैंने तुम्हें जितनी जहरीली आग दी है, वो बिल्कुल तुम्हारे जहरीले शरीर को भरने के लिए काफ़ी है। अगर तुम और निगलोगी तो तुम्हारा जहरीला शरीर ओवरलोड हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा जहरीला शरीर फिर से फट जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी मेडिकल फेरी ने एकदम से सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें संतोष करना सीखना होगा। लिन चेन ने यह कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता था कि छोटी मेडिकल फेरी के लिए रुकना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार छोटी मेडिकल फेरी जहर पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। असल कहानी में जियाओ यान ने एक बार छोटी मेडिकल फेरी से पूछा था, क्या सच में छोड़ना मुमकिन नहीं है? और जवाब था नहीं। लेकिन अब नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर उसके हाथ में था और उसे ये तय करना था कि छोटी मेडिकल फेरी कितना जहर निगलेगी। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, मेरे साथ चलो। चूंकि मैंने तुम्हारा शरीर ले लिया है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें हर दिन काफ़ी नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर दूंगा। यहाँ तक कि कुछ समय बाद मैं तुम्हें जहर की गोलियां भी दे सकता हूँ जो तुम्हारे जहरीले शरीर को पूरी तरह खत्म कर देंगी। दूसरा, हम यहीं अलग हो जाएं। मान लो कि आज जो हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी को देखा और उसे दो विकल्प दिए। छोटी मेडिकल फेरी के चेहरे पर हिचकिचाहट थी। क्योंकि लिन चेन के पास नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर था, इसलिए वो सहज रूप से उसके साथ जाना चाहती थी। ऊपर से लिन चेन ने उसका शरीर लिया था। उसकी खास बनावट के साथ अगर वो लिन चेन को छोड़ दे तो शायद दूसरा कोई नहीं होगा जो उसे छू सके। बस, वो अभी भी लिन चेन के लिए एकदम अजनबी थी। किसी अजनबी के साथ जाना उसे डरा रहा था। लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी को इतना उलझन में देखा तो उसने उसे एक झटका देने का फैसला किया। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मना कर दिया। तो फिर मैं चलता हूँ। अपनी बात खत्म करते ही लिन चेन मुड़ा और जाने लगा। एक मिनट रुको। लिन चेन को मुड़कर जाते देख छोटी मेडिकल फेरी ने जल्दी से उठकर उसका पीछा किया और उसकी बाँह पकड़ ली। बदल दिया मन। लिन चेन ने मुड़कर छोटी मेडिकल फेरी को देखा। क्योंकि छोटी मेडिकल फेरी ने अभी अभी बैंगनी रेशमी लबादा पहना था और इतनी जल्दी में उठने की वजह से उसके सामने का लबादा अचानक खुल गया। उसके अंदर की दो ऊंची बर्फ सी सफ़ेद चीज़ें दिख गईं। ऊपर से वो लबादा सिर्फ ऊपरी शरीर को ढक रहा था और नीचे उसके पतले और चिकने पैर थे। छोटी मेडिकल फेरी ने भी ये देखा। वो डर के मारे तुरंत नीचे बैठ गई, घबराहट में अपने लबादे को कसकर लपेट लिया। उसने शर्म से सिर झुका लिया और सिर हिलाकर बोली, मैंने सोच लिया है, मैं आपके साथ चलूंगी। लिन चेन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। तो फिर तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो। ये कहकर लिन चेन गुफा से बाहर निकल गया और किंगशान टाउन की तरफ उड़ गया। उसने किंगशान टाउन से कई बड़े स्प्रिंगदार और नर्म बिस्तर खरीदे, कुछ रजाइयाँ, कुछ रोजमर्रा की चीज़ें और कुछ फिटिंग वाले रेशमी लबादे। दुकानदार को दूसरी श्रेणी की दवा देने के बाद वो फिर से गुफा में वापस आ गया।
ये बदल लो। लिन चेन ने एक फिटिंग वाली हरे रंग की पोशाक निकाली और छोटी मेडिकल फेरी को दे दी। छोटी मेडिकल फेरी ने वो पोशाक ली और हिचकिचाते हुए लिन चेन को देखा। आप पीछे क्यों नहीं मुड़ जाते? पीछे क्यों मुड़ूं? देखा तो पहले भी है। और अब तुम मेरे साथ चल रही हो तो मेरी औरत बन जाओगी। तो मैं क्यों नहीं देख सकता? लिन चेन ने गंभीरता से कहा। पर छोटी मेडिकल फेरी ने बहस करना चाहा, लेकिन उसे लगा कि लिन चेन की बात काफ़ी उचित थी और वो कुछ बोल नहीं पाए। लिन चेन की आंखों में वो दृढ़ संकल्प देखकर और उसके मुड़ने का कोई इरादा न देखकर छोटी मेडिकल फेरी के पास कोई चारा नहीं था। उसने शर्म से मुंह फेर लिया और बहुत ही शर्मिंदगी से अपना बैंगनी लबादा उतार दिया। जैसे ही वो बैंगनी लबादा नीचे सरका, उसके बर्फ से सफ़ेद कंधे और पतली पीठ लिन चेन की नज़रों के सामने आ गई। पतली कमर, गोल नितंब। लेकिन ये नज़ारा बस एक झलक भर था। छोटी मेडिकल फेरी ने जल्दी से हरे रंग की पोशाक पहन ली। उस बर्फ से सफ़ेद शरीर पर हरी पोशाक ने उसके परफेक्ट कर्व्स को उभार दिया। लिन चेन ने मन ही मन जीभ चटकाए। उसके दिल में थोड़ा पछतावा था। इस गुफा में रोशनी नहीं थी, कुछ साफ नहीं दिख रहा था। एमेथिस्ट विंग लायन किंग की गुफा की तरह नहीं, जहां बहुत सारे नाइट पल थे और गुफा दिन की तरह रोशन रहती थी। सब कुछ साफ दिखता था। वापस जाकर बार बार देखूंगा, लिन चेन ने मन ही मन सोचा। मिस्टर लिन, मैं तैयार हूँ। अच्छा चलो। लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से छोटी मेडिकल फेरी का हाथ पकड़ लिया। छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा लाल हो गया। वो लिन चेन के साथ गुफा से बाहर निकल गई। वो लिन चेन के बगल में चल रही थी। जैसे जैसे वो गुफा के करीब आए, रोशनी और साफ होती गई। उसने धीरे धीरे लिन चेन का चेहरा साफ देखा। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। हर कोई दिखावे का भूखा होता है। सुंदर चीज़ें हमेशा अच्छा प्रभाव डालती हैं। भविष्य में ऐसे सुंदर इंसान के साथ रहने का सोचकर छोटी मेडिकल फेरी के मन में कुछ उम्मीदें जागने लगीं। और उसी समय लिन चेन ने भी छोटी मेडिकल फेरी के उस परी जैसे रूप को साफ देखा। हरे रंग की पोशाक में उसका आकर्षक चेहरा एक अलौकिक सुंदरता बिखेर रहा था। उसकी आंखें बेहद जीवंत थीं, जैसे कोई साफ झरना, बेहद पवित्र और सरल। उसका शरीर बेहद खूबसूरत था। उसकी कमर विलो की टहनी की तरह पतली थी, बिल्कुल किसी आकाश से गिरी अप्सरा की तरह, जिस पर दुनिया का कोई मैल नहीं था। चलो। लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी की पतली कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धक धक, धक धक। छोटी मेडिकल फेरी लिन चेन की बाहों में दुबक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। इतने करीब होने पर वो लिन चेन के दिल की धड़कन भी सुन सकती थी। महाशय, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उड़ने वाला जानवर है, छोटी मेडिकल फेरी ने धीरे से कहा, फिर लिन चेन की बाहों से निकलकर सीटी बजाई। सीटी। दूर से एक नीला चील उड़ता हुआ आया और दोनों के सामने आ गिरा। वो लगभग भूल ही गई थी कि उसके पास ये चीज़ भी है। लिन चेन ने उस नीले चील को देखा। उसने सोचा कि जब वो जानवरों के पहाड़ों पर वापस जाएगा तो वो तीसरे और चौथे स्तर के उड़ने वाले जानवरों को पकड़कर अपनी सवारी बना लेगा। छोटी मेडिकल फेरी उस पर बैठ गई और बोली, मास्टर, आप भी ऊपर आ जाए। लिन चेन ने सिर हिलाया। वो उस नीले चील की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया और छोटी मेडिकल फेरी के पीछे बैठ गया। फिर उसने उसकी पतली कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा लाल हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। छोटे नीले, चलो। छोटी मेडिकल फेरी ने नीले चील के सिर को थपथपाया और वो उड़ गया। अध्याय नीले चील की पीठ पर सवारी और किंग लिन का रेस्क्यू। जब लिन चेन ने ठान लिया, जिसने भी तुझे सताया उसे सजा मिलेगी। छोटी मेडिकल फेरी की शर्मिंदगी और किंग लिन का किंगशान टाउन में धमाकेदार एंट्री। फर्र फर्र। साफ नीले आसमान में एक विशाल नीला चील धीरे धीरे उड़ रहा था। भाई, वो चील भले ही पहले स्तर का जानवर था, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत समझ थी। उसे आज अपनी जिंदगी में इतनी जलन कभी नहीं हुई थी। कोई और वजह नहीं थी, बस आज किसी कारण से उसकी मालकिन और एक अजनबी आदमी उसकी पीठ पर लगातार लड़ते रहे। और ऊपर से उसकी मालकिन बुरी तरह से परेशान हो रही थी। पहले वो बड़बड़ाती रही, विरोध करती रही और फिर वो माफ़ी मांगने लगी। ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला, फिर धीरे धीरे रुका। उद्धरण चिन्ह डॉट। आज का सूरज कितना गोल है और बादल कितने सफ़ेद हैं। लिन चेन उस नीले चील की पीठ पर लेटा हुआ था। उसने उस छोटी मेडिकल फेरी को अपनी बाहों में भर रखा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। छोटी मेडिकल फेरी ने अपनी पीठ लिन चेन की तरफ कर ली थी। उसका चेहरा इतना लाल था कि पानी निचोड़ लो तो लाली निकल आए। भाई, अभी अभी वो लिन चेन की बाहों में दुबकी हुई जानवरों के पहाड़ों की गहराइयों की तरफ उड़ रही थी। तभी अचानक लिन चेन बेईमान हो गया और शादी की रात मनाने की जिद करने लगा। उसने सहज रूप से विरोध किया। आखिरकार गुफा में उसने अपना कौमार्य खोया था, क्योंकि वो पूरी तरह बेहोश थी। लेकिन अब वो पूरी तरह होश में थी। लेकिन लिन चेन ने कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो तो मैं अपनी पत्नी के साथ शादी की रात क्यों नहीं मना सकता।
छोटी मेडिकल फेरी के पास कोई चारा नहीं था। उसे लिन चेन को जो चाहे करने देना पड़ा। सामने मेरी गुफा है। लिन चेन ने दूर से सामने गुफा देखी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने नीले चील से कहा, छोटे नीले, सीधे आगे उड़ते रहो। मिस्टर लिन, क्या हम आपकी गुफा में वापस नहीं जा रहे? छोटी मेडिकल फेरी चौंक गई। उसने उलझन में पूछा, चिंता मत करो, मुझे अभी कुछ काम है। लिन चेन ने अपनी बात खत्म की, फिर उसने छोटी मेडिकल फेरी की तरफ देखा। वो चाहता था कि छोटी मेडिकल फेरी उसे पति बुलाए, लेकिन छोटी मेडिकल फेरी बहुत जिद्दी थी। उसका मानना था कि जब तक वो उससे पूरी तरह परिचित नहीं हो जाती, तब तक उसे पति कहना उचित नहीं है। इसलिए वो उसे महाशय ही बुलाती रही। लिन चेन ने उसे वैसे ही रहने दिया। आखिरकार वो उसके साथ थी। उसका नाम बदलने में बस समय लगेगा। उसने लिंग यंग को जो समय दिया था उसमें अभी 3 दिन बाकी थे। उससे पहले वो स्टोन डेजर्ट सिटी जाने की योजना बना रहा था। असल प्लान ये था कि वो किंग लिन को स्टोन डेजर्ट सिटी में ही छोड़ दे और 1 साल बाद जब वो वयस्क हो जाए तब उसे ले जाए। लेकिन उसे अचानक याद आया कि अगर वो किंग लिन को पहले नहीं ले गया और किसी और कारण से उसकी नीली सांप 3 फूल वाली आंखें जाग गईं, तो हो सकता है कि वो किसी मोह परिवार के व्यक्ति से मिल जाए और उसे ले जाए। इन सब परेशानियों से बचने के लिए बेहतर था कि वो खुद ही किंग लिन को ले जाए। 1 दिन और 3 दिन बीत गए। आखिरकार नीला चील लिन चेन और छोटी मेडिकल फेरी को लेकर स्टोन डेजर्ट सिटी पहुंच गया। उसी वक्त स्टोन डेजर्ट सिटी मोटी मर्सेनरी ग्रुप के अंदर। कप्तान, आपको मेरा फैसला सुनाना ही होगा। किंग लिन ने न सिर्फ मेरे कंगन को तोड़ा, बल्कि उसने मुझे मारा पीटा भी। मैं ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन किंग लिन और ज़्यादा बढ़ गई है। ये गुलाम आपके पास इसलिए आई है क्योंकि वो सच में बहुत दुखी है। कॉन्फ्रेंस रूम में एक बहुत ही मतलबी दिखने वाली नौकरानी जमीन पर बैठी थी। वो रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थी और रोते रोते शिकायत कर रही थी। ग्रुप लीडर शियाओ डिंग सामने वाली सीट पर बैठा था। वो सामने की 2 नौकरानियों को गंभीर चेहरे से देख रहा था। किंग लिन, क्या कियू शुआंग ने जो कहा वो सच है? शियाओ डिंग ने किंग लिन को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। एक लीडर होने के नाते उसे हर दिन बहुत सारे काम निपटाने होते थे। उसे नौकरानियों के ऐसे छोटे मोटे झगड़ों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन कियू शुआंग उसकी पुरानी निजी नौकरानी थी। पुराने दिनों में उसने उसकी जो सेवा की थी, उसे देखते हुए शियाओ डिंग ने उसके लिए इंसाफ मांगने का फैसला किया। लेकिन शियाओ डिंग ने कियू शुआंग के चरित्र के बारे में सुना था। ठीक इसलिए क्योंकि कियू शुआंग उसकी पुरानी निजी नौकरानी थी, वो अक्सर दूसरे नौकरों के सामने अपनी ताकत दिखाती थी। इसके उलट ये किंग लिन लड़की अक्सर परेशान होती दिखती थी। कप्तान, कियू शुआंग ने जो कहा वो सब झूठ है। वो पहले मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उससे बहस की तो वो मुझे मारने लगी। फिर गलती से उसका कंगन टूट गया और उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। किंग लिन ने घबराते हुए समझाया, बकवास, ये कंगन तूने तोड़ा है और बाकी सब इसके गवाह हैं। कियू शुआंग ने जोर से कहा, हाँ, किंग लिन ने ही कियू शुआंग का कंगन तोड़ा है। मैंने सब देखा, मैंने भी देखा। हाँ, ये सांप की कमीनी बस बकवास कर रही है, अब बच नहीं सकती। आसपास के गुलामों और नौकरों ने अचानक मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम लोग। किंग लिन ने ये देखा तो उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। बहुत हो गया। शियाओ डिंग ने मेज पर थप्पड़ मारा और किंग लिन को देखा। किंग लिन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम कियू शुआंग से माफ़ी मांग लो तो ये मामला खत्म हो जाएगा। किंग लिन ने ये सुना तो उसका नाजुक शरीर कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब वो हमेशा की तरह मान जाने ही वाली थी, अचानक बाहर से एक ठंडी मुस्कान सुनाई दी। हाँ, क्या खूब सुलह कराने वाले कप्तान शियाओ हो। तुम्हें साफ पता है कि किंग लिन पर जुल्म हो रहा है, फिर भी तुम उसे उसके जल्लाद से माफ़ी मांगने को कह रहे हो। सच में काबिल हो। उस आवाज़ में गुस्से का एक अंश था और वो गरजते बादलों की तरह कमरे में हर किसी के कानों में फूटी। हर कोई अचानक कांप गया। उन्होंने डर के मारे दरवाजे की तरफ देखा। कौन? शियाओ डिंग की आंखों में डर था। वो अचानक खड़ा हो गया। सबकी नज़रों के सामने एक सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर आ गया। लिन चेन के कमरे में घुसते ही किंग लिन का चेहरा अचानक बदल गया। उस जबरदस्त ब्लडलाइन प्रेशर ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। लिन चेन ने किंग लिन की हालत देखी और तुरंत समझ गया कि उसका ब्लडलाइन उसे प्रभावित कर रहा है। उसने खुद ही अपने ब्लडलाइन के असर को किंग लिन पर रोक दिया। तुम कौन हो? शियाओ डिंग ने लिन चेन को देखते ही उसके दिल के अंदर की आवाज़ ने उसे बता दिया कि लिन चेन वो नहीं है जिसे वो छेड़ सके। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मुट्ठी बांधी और पूछा, तुम मेरे राजा का नाम जानने के काबिल नहीं हो। लिन चेन के इन शब्दों ने शियाओ डिंग का चेहरा बिगाड़ दिया, लेकिन उसने गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की। वो बस ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? लिन चेन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस किंग लिन की तरफ देखा। किंग लिन,
मैं सांप जाति का पति हूँ। मैंने सुना है कि तुम यहाँ बहुत परेशान होती हो। मैं तुम्हें वापस सांप जाति ले जा सकता हूँ। क्या कहती हो? सांप जाति। किंगलिन की आंखों में थोड़ी उलझन थी। भले ही वो यहाँ 10 साल से ज़्यादा समय से अपमान सह रही थी, लेकिन यही वो जगह थी जिससे वो परिचित थी। अपरिचित सांप जाति में जाने के लिए वो स्वाभाविक रूप से हिचकिचा रही थी, भले ही वो जानती थी कि उसमें सांप जाति का खून है। अगर तुम इस राजा के साथ सांप जाति चलोगी तो फिर कोई तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें अभ्यास करना भी सिखाऊंगा, तुम्हें मजबूत बनने में मदद करूंगा और तुम्हें अपना भविष्य चुनने की ताकत दूंगा। लिन चेन की बातों ने सीधे किंग लिन के दिल पर चोट की। अपना भविष्य चुनने की ताकत? किंग लिन ने बड़बड़ाया। उसकी आंखों में एक दुर्लभ चमक दौड़ गई। उसने सिर उठाया और पहली बार एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। किंग लिन तैयार है? हा हा हा, बहुत अच्छे। लिन चेन जोर से हंसा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंग लिन के प्यारे और दुखी सिर को छुआ। और फिर जैसे ही वो मुड़ा, उसके चेहरे का भाव बदल गया। लेकिन जाने से पहले मैं उन सबको सजा दूंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। अपनी बात खत्म करते ही उसकी तेज नज़र कियू शुआंग पर पड़ी। कियू शुआंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे वो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। अध्याय जब छोटी मेडिकल फेरी ने देखा जियाओ यान, तुम यहाँ क्यों हो? शियाओ, कप्तान शियाओ डिंग। कियू शुआंग की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था और वो मदद के लिए शियाओ डिंग की तरफ देख रही थी। शियाओ डिंग ने ये देखा तो उसका सिर चकरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिन चेन उसकी समझ से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसके अनुमान के मुताबिक लिन चेन कम से कम डूशी के पीक पर था, या शायद डू वांग भी हो सकता था। वो उस स्तर के ताकतवर व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता था, और एक नौकरानी के लिए ऐसे ताकतवर से भिड़ना उसके बस की बात नहीं थी। बुजुर्ग, आप क्या करने वाले हैं? शियाओ डिंग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा। लिन चेन की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। वो जानता था कि मेर्सेनरी ग्रुप में जिन लोगों ने किंग लिन का मजाक उड़ाया था, वो ज़्यादातर कठोर और मतलबी नौकर थे, और ये सारे नौकर यहाँ मौजूद थे। उसने बेपरवाही से कहा, बहुत आसान है। जिसने भी किंग लिन को सताया है उसे मरना होगा। क्या? कियू शुआंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बाकी नौकरों के चेहरे भी बुरी तरह बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि लिन चेन की बात में वो भी शामिल हैं या नहीं, लेकिन किंग लिन के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया था वो उन्हें याद था। इसलिए वो लिन चेन को उसी डर से देख रहे थे। क्यों? कप्तान शियाओ को मंजूर नहीं। लिन चेन ने उलझन में दिख रहे शियाओ डिंग को देखा और बेपरवाही से ऊर्जा की एक धारा छोड़ी। उस खतरनाक ऊर्जा ने शियाओ डिंग का चेहरा बुरी तरह बदल दिया। बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोटी मेर्सेनरी ग्रुप उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं। शियाओ डिंग के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दौड़ गया। स्टोन डेजर्ट सिटी जैसी जगह जहां बहुत सारे जोशीले मेर्सेनरी इकट्ठा होते हैं, वहां डेजर्ट आयरन मेर्सेनरी ग्रुप को खड़ा करने के लिए शियाओ डिंग ने दुनियादारी पर नहीं बल्कि अपने कड़े और बेरहम तरीकों पर भरोसा किया था। कियू शुआंग ने यह सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और शियाओ डिंग से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। कप्तान, मेरी जान बख्श दीजिए। प्लीज़ याद कीजिए, मैंने पहले आपकी सेवा की है। एक बार मेरी जान बख्श दीजिए। कियू शुआंग, इसमें मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। अगर किसी को दोष दूं तो तुम्हारी इस कठोरता और मतलबीपन को दूंगा। शियाओ डिंग ने सिर हिलाया। वो जानता था कि अगर उसने कियू शुआंग को छोड़ दिया तो लिन चेन मोटी मेर्सेनरी ग्रुप को नहीं छोड़ेगा। किंग लिन, मुझसे गलती हो गई। पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। आज से मैं तुम्हारे लिए गाय घोड़े की तरह काम करूंगी, तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। कियू शुआंग फिर से किंग लिन के पास दौड़ी गई। वो रो रो कर भीख मांग रही थी। किंग लिन ने ये देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने लिन चेन की तरफ देखा और बोली, बुजुर्ग किंग लिन, क्या तुम जानती हो कि अपनी किस्मत खुद तय करने के लिए तुम्हें कठोर और बेरहम बनना सीखना होगा। जिन लोगों ने तुम्हें सताया है उन्हें दोगुना सजा देनी होगी। अगर तुम अंधी दया दिखाओगी तो इससे उनकी बदमाशी और बढ़ेगी। सोचो, तुमने कितनी बार नरमी दिखाई, लेकिन क्या इन लोगों ने तुम्हारी नरमी के कारण तुम्हारा अपमान कम किया? लिन चेन की बातों ने किंग लिन को झकझोर दिया। वो थोड़ा चौंकी, फिर उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। किंग लिन समझ गई। फिर उसने कियू शुआंग की तरफ देखना बंद कर दिया। कियू शुआंग अभी भी भीख मांगना चाहती थी, लेकिन शियाओ डिंग पहले ही उसके पीछे आ चुका था। उसने अपने बड़े हाथ से कियू शुआंग के सिर पर थप्पड़ मार दिया। ओह! कियू शुआंग ने एक धीमी सी कराह निकाली। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसकी जान चली गई और वो भारी शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ी। बुजुर्ग, कियू शुआंग को मैंने मार दिया। शियाओ डिंग ने लिन चेन की तरफ मुट्ठी बांधी। लिन चेन ने बेपरवाही से सिर हिलाया। बस यही एक है जिसने किंग लिन को सताया। शियाओ डिंग का पूरा शरीर कांप गया। उसने सोचा कि सामने वाला शख्स कितना बेरहम है और उसे खुद ही कत्लेआम पर उतारना चाहता है।
लेकिन जब उसने लिन चेन का चेहरा देखा जो कह रहा था अगर तुम ठीक से नहीं करोगे तो मैं खुद कर दूंगा, तो उसे समझ आ गया कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। हाय तुम लोग, अगले जन्म में अच्छे इंसान बनना। शियाओ डिंग ने उन नौकरों की तरफ देखा। वो नौकर अचानक कांप गए। वो भूसे की तरह कांप रहे थे और लगातार भीख मांग रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन आखिर में उन सबको शियाओ डिंग ने मार ही डाला। ये करने के बाद शियाओ डिंग थोड़ा घबरा गया था। भले ही उसके हाथ कई दुश्मनों के खून से रंगे थे, लेकिन इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी मारना उसे अच्छा नहीं लगा। इसके उलट किंगलिन ये सब देख रही थी। लिन चेन ने अभी जो कहा था वो उसके दिल में गहराई तक बैठ गया था। किंगलिन चलो। लिन चेन ने बहुत स्वाभाविक रूप से किंगलिन का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। भले ही किंगलिन थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन उसके मन में कोई विरोध नहीं था। बचपन से आज तक पहली बार किसी ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। भले ही तरीका काफी क्रूर था, लेकिन इससे उसे थोड़ी गर्माहट मिली। लिन चेन के प्रति उसके मन की दूरी तुरंत कम हो गई। आखिरकार वो विशाल बुद्ध विदा हुआ। शियाओ डिंग ने अपने दिल में राहत की सांस ली ही थी कि लिन चेन, जो मुड़कर जाने ही वाला था, ने अपनी आस्तीन हिलाई। उसकी जबरदस्त लड़ाई ऊर्जा उठी, अचानक उड़ी, दीवार पर जोर से लगी और फिर जमीन पर गिर गई। उसने एक मुंह खून उगला। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने डर के मारे पाया कि उसकी ताकत कई स्तर नीचे गिर गई थी। मेर्सेनरी ग्रुप के लीडर के रूप में तुम जानते थे कि किंगलिन बेगुनाह है, फिर भी तुमने अंधा होकर न्याय नहीं किया। हालांकि तुम्हारा जुर्म मौत के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी 3 सितारा ताकत गिरा रहा हूँ। उम्मीद है कि भविष्य में तुम इससे सबक लोगे और सही रास्ते पर चलोगे। लिन चेन ने ये कहा और किंगलिन को लेकर बिना पीछे देखे चला गया। शियाओ डिंग पीला चेहरा लिए वहीं रह गया, जैसे कोई अपने वारिस के मरने पर मातम मना रहा हो। 3 सितारा ताकत उसके सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा थी। अब लिन चेन ने उसे गिरा दिया था और उसकी नींव भी कमजोर हो गई थी। डर था कि अब वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक फाइटर के लिए ये उसे मारने से भी ज्यादा बुरा था। नीले चील की पीठ पर लिन चेन किंगलिन को ले आया। उसने उसका और छोटी मेडिकल फेरी का परिचय कराया। पहले किंगलिन आदत से छोटी मेडिकल फेरी को मिस बुला रही थी, लेकिन लिन चेन ने कहा कि वो अब गुलाम नहीं है, उसे इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इस बात ने किंगलिन के दिल को फिर से छू लिया। एक दिन जल्दी बीत गया। तीनों नीले चील पर सवार होकर जानवरों के पहाड़ों की गहराइयों में स्थित गुफा में वापस आ गए। जाने से पहले लिन चेन ने एमेथिस्ट विंग लान किंग से कहा था कि वो गुफा का नवीनीकरण करे। उसने गुफा की गहराइयों में कई और छोटी छोटी गुफाएं बनाने को कहा था, जो अलग अलग कमरों का काम करेंगी। आखिरकार भविष्य में यहाँ कई पत्नियां और रखैलें रह सकती थीं। उन सबको एक ही कमरे में ठूंसना सही नहीं होगा, है ना? भले ही लिन चेन डूजोंग का ताकतवर व्यक्ति था, फिर भी उसे अपनी कमर की रक्षा करनी थी। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने बहुत तेजी से काम किया। बस कुछ ही दिनों में उसने गुफा को खोद डाला। राजा को प्रणाम। जब लिन चेन वापस आया तो एमेथिस्ट विंग लान किंग और दूसरे अधीनस्थों ने घुटने टेक कर प्रणाम किया। ये एमेथिस्ट विंग लान किंग हैं, जुआनवान क्लाउड टाइगर, आइस एंड फायर सिल्वर स्नैक। छोटी मेडिकल फेरी ने इन जानवरों के नाम बताने शुरू किए तो उसकी आंखें फैलती चली गईं। किंगशान टाउन एक ऐसी जगह थी जहां मेर्सेनरी ठहरते थे और जानकारियां बांटते थे। स्वाभाविक रूप से छोटी मेडिकल फेरी को वहां जानवरों के पहाड़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी। उनमें जानवरों के पहाड़ों के कुछ सरदार स्तर के जानवरों के चित्र भी थे। सामने के ये जानवर उन चित्रों से बहुत मिलते जुलते थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो भयानक जीव, जिन्हें कई मेर्सेनरी क्रूर जानवर समझते थे, असल में लिन चेन के अधीनस्थ थे। बगल में खड़ी किंगलिन भी कांप रही थी। वो जन्म से ही जानवरों के खून के प्रति बहुत संवेदनशील थी। वो महसूस कर सकती थी कि यहाँ का हर जानवर कप्तान शियाओ डिंग से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था। और ये सारे जानवर लिन चेन के सामने इतने विनम्र थे। उसने सोचा शायद मिस्टर लिन के साथ चलकर सच में वो जिंदगी पा सकती है जो वो चाहती है। जैसे ही तीनों गुफा की तरफ बढ़े, अचानक छोटी मेडिकल फेरी के मुंह से एक चौंकाने वाली चीख निकल गई। जियाओ यान, तुम यहाँ क्यों हो? अध्याय शुनर ने लगाया शिकार का चारा। जब लिन चेन के जाल में फंसी प्राचीन कबीले की लाडली छोटी मेडिकल फेरी के मुंह से चीख निकल गई। उसने हैरानी से देखा कि जियाओ यान भी लिन चेन की गुफा में था और उसका रवैया बेहद विनम्र था। वो लिन चेन के सामने आदर से घुटने टेके हुए था। छोटी मेडिकल फेरी, जियाओ यान ने वो जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो उसने हैरानी से सिर उठाया। उसने छोटी मेडिकल फेरी को देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए ठिठक गईं। छोटी मेडिकल फेरी के साथ उसने जानलेवा सफ़र तय किया था। उससे ऐसे हालात में मिलकर जियाओ यान को बहुत शर्म आ रही थी। उसका दिल कर रहा था कि ज़मीन में समा जाए। तुम छोटी मेडिकल फेरी को भी बुला सकते हो। लिन चेन के शब्दों में थोड़ी ठंडक थी और उसमें बहुत ज़बरदस्त दबाव था। जियाओ यान ने तुरंत आदर से सिर झुका लिया।
उसने एक पल सोचा, फिर कहा, रानी को प्रणाम। लिन चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा थोड़ा अजीब था। उसके मन में जियाओ यान के लिए कोई खास लगाव नहीं था। दोनों के बीच का रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा इतना था कि वो एक साथ गुफा में घुसे थे और दुश्मन का सामना करने के बाद साथ में भाग निकले थे। अगर सच में देखा जाए तो जियाओ यान ने उसका आधा मौका छीन लिया था। आखिरकार उसे पहले उस गुफा के बारे में पता चला था और बाद में जियाओ यान ने उसे रोका और साथ में रोमांच पर निकल पड़े। बेशक आखिर में गुफा से भागने में जितनी सफलता मिली उसमें आधा श्रेय जियाओ यान को भी जाता था। इसलिए अब जब उसने जियाओ यान को ऐसे देखा, भले ही उसे अजीब लगा लेकिन उसे कोई बुरा नहीं लगा। दोनों की मुलाकात संयोग से हुई थी और अब वो एक दूसरे के बराबर थे। लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी के चेहरे का भाव देखा और समझ गया कि उसका अनुमान सही था। छोटी मेडिकल फेरी, चलो अंदर चलते हैं। असल कहानी में भले ही छोटी मेडिकल फेरी और जियाओ यान दोस्त बने थे, लेकिन ये दोस्ती कई जानलेवा अनुभवों के बाद बनी थी और जियाओ यान ने छोटी मेडिकल फेरी के जहरीले शरीर की समस्या भी हल की थी। लेकिन लिन चेन के आने के बाद छोटी मेडिकल फेरी का जियाओ यान के साथ सिर्फ एक ही सफ़र का अनुभव था। जब वो वान याओ झाई में नज़रबंद थी तो जियाओ यान उसे बचाने नहीं आया था। इसलिए उसके और जियाओ यान के बीच का रिश्ता स्वाभाविक रूप से मजबूत नहीं था। अब से जियाओ यान भी लिन चेन के आदेशों के तहत छोटी मेडिकल फेरी का आदर करेगा, बिना किसी स्वार्थ के। स्वाभाविक रूप से छोटी मेडिकल फेरी का जियाओ यान से कोई और झंझट नहीं होगा। लिन चेन ने ये कहा और छोटी मेडिकल फेरी और किंग लिन के छोटे हाथों को पकड़कर गुफा की गहराइयों की तरफ बढ़ गया। गुफा की गहराइयों में कई और गुफाएं थीं। उन गुफाओं में एमेथिस्ट और नाइट पल भरे हुए थे, जिससे गुफा बहुत रोशन दिख रही थी। लिन चेन हर कमरे में गया। उसने हाथ हिलाकर उन बिस्तरों और रजाइयों को छोड़ा जो उसने खरीदे थे और साथ में मेज, कुर्सी, बेंच, चायदानी, शराब के गिलास जैसे कई रोजमर्रा के फर्नीचर भी उतारे और गुफा में रख दिए। किंग लिन, तुम अब से इस कमरे में रहोगी। अगर कोई ज़रूरत हो तो नौकरों से कह देना। मुझे छोटी मेडिकल फेरी से कुछ चर्चा करनी है। जब समय मिलेगा मैं तुम्हें सांप जाति की अभ्यास विधियाँ सिखाऊंगा। लिन चेन ने किंग लिन के प्यारे और कमज़ोर से छोटे सिर को सहलाते हुए समझाया। किंग लिन ने सिर हिलाया। वो अभी भी यहाँ थोड़ी अपरिचित थी, उसे थोड़ा अकेले रहकर इस माहौल की आदत डालनी थी। फिर लिन चेन छोटी मेडिकल फेरी को लेकर दूसरी गुफा में चला गया। गुफा के मुंह पर खड़े जियाओ यान ने देखा कि छोटी मेडिकल फेरी लिन चेन के पीछे पीछे गुफा में जा रही है। उसकी आंखों में एक उलझन भरी चमक दौड़ गई। युन युन और छोटी मेडिकल फेरी, ये दोनों औरतें थीं जिन्होंने उसकी जिंदगी में गहरी छाप छोड़ी थी, और अब ये दोनों उसकी रानी बन चुकी थीं। उसका दिल और भी उलझन में था क्योंकि जल्द ही शुनर को भी यहाँ लाया जाएगा। वो उसकी बचपन की सहेली थी। जब उसने सोचा कि शुनर उसके मालिक के हाथों को चली जाएगी तो उसका दिल दर्द से भर गया। शियाने, ये अब से तुम्हारा निवास स्थान होगा। लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी का हाथ पकड़ते हुए कहा। महाशय। छोटी मेडिकल फेरी ने जैसे ही सिर हिलाया वो चौंक पड़ी और अचानक लिन चेन की बाहों में खींच गई। उस खुशबूदार और नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भरते हुए लिन चेन ने उस जैद जैसी मूर्ति की गर्माहट को महसूस किया। वो बेहद नर्म और खुशबूदार थी, बिल्कुल रुई के एक गोले की तरह। महाशय, आप फिर क्या करने वाले हैं? छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा लाल हो गया। उसने लिन चेन की बाहों में सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सिर उठाकर लिन चेन को देख सके। उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों में वो गर्म और आक्रामक नजर न दिख जाए। हाँ, करने वाला हूँ। लिन चेन ने धीरे से उसके बालों को उठाया, उसके माथे पर लगे बालों को उसके कानों के पीछे सरकाया, उसकी ठुड्डी उठाई और उसके कोमल और खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखा। लेकिन अभी वापस आते वक्त तो छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने सोचा था कि नीले चील की पीठ पर जो हुआ उसके बाद लिन चेन अब और नहीं करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि लिन चेन ने किंग लिन को नाजी में डाल दिया और फिर वो काम करता रहा। करते रहे। इतनी देर कैसे हो गई? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। फिर से क्या हुआ? नहीं कर सकता। लिन चेन ने मजाक किया। उसने पहले ही हाथ बढ़ाकर उसकी कमर के चारों तरफ बंधे रिबन को खोल दिया। बर्फ सी सफ़ेदी का एक बड़ा सा नज़ारा अचानक सामने आ गया। आह महाशय! छोटी मेडिकल फेरी ने जल्दी से अपनी पोशाक पकड़ ली ताकि वो पूरी तरह ना खुल जाए। उसका चेहरा लाल था और वो हिचकिचाते हुए बोली, अगर आपको वो करना ही है तो कम से कम क्या? लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी की प्यारी सी शक्ल देखी, उसका दिल पसीज गया। कम से कम मुझे पहले थोड़ा जहर भरने दो, मुझमें अब ज़्यादा ताकत नहीं बची। छोटी मेडिकल फेरी ने लाल चेहरे के साथ ये कहा, फिर शर्म से सिर झुका लिया। हाँ, मेरी लापरवाही थी, मैं लगभग भूल ही गया था ये बात। लिन चेन ने अपने सिर पर हाथ मारा, खुद को थोड़ा कोसा। फिर उसने अपनी हथेली पलटी। उसकी हथेली में एक हरी लौ दिखाई दी जिसमें से भरपूर जहर निकल रहा था। वो तेजी से जल रही थी।
जैसे ही छोटी मेडिकल फेरी ने वो जहरीली आग देखी, उसकी आंखें तुरंत गर्म हो गईं। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। बैठ जाओ, लिन चेन ने आदेश दिया। भले ही छोटी मेडिकल फेरी को हैरानी हुई, लेकिन उसने लिन चेन के हाथ में नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को देखा और खुद को रोक नहीं पाए। वो बैठ गई और अपना छोटा सा चेहरा उठा लिया। लिन चेन के मुंह के कोने एक अजीब से ढंग से ऊपर उठे। फिर उस जहरीली आग से लपटों के धागे अलग हुए और छोटी मेडिकल फेरी के सामने मंडराने लगे। छोटी मेडिकल फेरी ने अपने लाल होंठ हल्के से खोले। उसने उन जहरीली लपटों के धागों को निगला और रिफाइन किया। उसके चेहरे पर लालच और संतुष्टि थी। थोड़ी देर बाद लिन चेन ने देखा कि छोटी मेडिकल फेरी के शरीर में जहर लगभग भर चुका था, तो उसने अजीब आग वापस रख ली। महाशय, बस इतना ही है। छोटी मेडिकल फेरी के चेहरे पर अधूरापन था। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर के धागों को निगलने का एहसास उसे बहुत मदहोश कर रहा था। बस इतना ही। लिन चेन ने सिर हिलाया, फिर एक शैतानी मुस्कान दिखाए। अब तुम्हारी ताकत वापस आ गई। छोटी मेडिकल फेरी ने शर्म से सिर हिलाया और उठने ही वाली थी, लेकिन लिन चेन ने उसके कंधे दबा दिए और उसके खूबसूरत चेहरे को छेड़ा। नहीं, ऐसे ही ठीक है। लिन चेन ने शैतानी मुस्कान दिखाए और फिर यहाँ 2 घंटे के दृश्य हटा दिए गए हैं। योजक चिन्ह। उसी वक्त जानवरों के पहाड़ों के बाहर परछाइयों के बीच शुनर, जिसका चेहरा बेचैनी से भरा था, लिंग यंग के कपड़ों के कोने को पकड़कर बेचैनी से पूछ रही थी, अंकल यंग, भाई जियाओयान के साथ आखिर क्या हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं मानसिक रूप से तैयार हो सकूं? बेटी, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लिंग यंग ने सिर हिलाया। एक पल बाद वो गुफा के मुंह पर उतरा और परछाई को हटा दिया। अंकल यंग, ये कहाँ है? यहाँ इतने सारे जानवर क्यों हैं? शुनर ने सामने के उन विशाल और बदसूरत जानवरों को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लिंग यंग के जवाब देने से पहले ही शुनर की आंखों में अचानक चमक दौड़ गई। वो उत्साह से सामने एक आकृति की तरफ भागी। भाई जियाओयान। लिंग यंग ने ये देखा तो बेबसी से आह भरी। उसने हाथ हिलाकर शुनर और जियाओयान के बीच दूरी बना दी। अंकल यंग, आप क्या कर रहे हैं? शुनर ने उलझन में लिंग यंग को देखा। बेटी शुनर, माफ करना, तुम अब राजा की नियति औरत हो। मैं अब तुम्हें जियाओयान से कोई संपर्क नहीं रखने दे सकता। लिंग यंग ने बेबसी से कहा। क्या, राजा? शुनर ने ये सुना तो उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके दिल की गहराइयों से एक बहुत बुरा अंदेशा आया। अध्याय गू शुनर का शिकार। जब प्राचीन कबीले की लाडली फंसी लिन चेन के जाल में, शुनर ने उलझन में लिंग यंग को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा बदल गया। लिंग यंग की बातों ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। उसे धुंधला सा एहसास हो रहा था कि वो किसी जाल में फंस गई है। लेकिन लिंग यंग पर अपने भरोसे के कारण उसने शक करते हुए पूछा, अंकल यंग, आप क्या कह रहे हैं? कैसा राजा? हमारे प्राचीन कबीले में ऐसा कोई खिताब नहीं है। ये सुनकर लिंग यंग चुप रहा। भाई जियाओयान, आप कैसे हैं? क्या आप घायल हैं? लिंग यंग के चुप रहने पर शुनर ने जियाओयान की तरफ देखा। वो जियाओयान के करीब जाना चाहती थी, लेकिन पाया कि लिंग यंग ने उसे अभी भी कैद कर रखा था और वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसी वक्त उसने जियाओयान की आंखों में वो शर्मिंदगी और उलझन भी देखी। उसके दिल की बेचैनी और बढ़ गई। भाई जियाओयान, आखिर हुआ क्या है? शुनर थोड़ी घबरा गई थी। उसने बेचैनी से पूछा। जियाओयान चुप रहा। शुनर, बात मत करो। मुझे अब भाई जियाओयान मत बुलाओ। आज के बाद तुम मेरे राजा की पत्नी बन जाओगी, मेरी रानी, और मैं सिर्फ तुम्हारा अधीनस्थ रह जाऊंगा। जियाओयान की आंखों में बहुत उलझन थी, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। भाई जियाओयान, आप क्या कह रहे हैं? आप किस राजा की बात कर रहे हैं? आप और अंकल यंग ऐसे क्यों हैं? शुनर और भी घबरा गई। उसके जैद जैसे हाथ मुट्ठी में बदल गए। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। अंकल यंग, मैं कबीले के मुखिया की बेटी हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि मुझे बताओ क्या हुआ है, वरना जब मैं वापस जाऊंगी तो पिताजी से शिकायत करूंगी। बेटी, ऐसा मत करो। लिंग यंग ने सिर हिलाया और फिर गुफा की गहराइयों में संदेश भेजा। मेरे राजा, बेटी शुनर आ गई है। गुफा की गहराइयों में लिन चेन छोटी मेडिकल फेरी के साथ मजे कर रहा था। छोटी मेडिकल फेरी बिस्तर के सिरहाने दुबकी हुई थी। उसने एक हाथ से अपने शरीर को ढकती रजाई को कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से लिन चेन के पंजों को रोक रही थी। नहीं, युवा मास्टर, ऐसा मत करो। खुशकिस्मती से लिंग यंग की आवाज़ आ गई और लिन चेन ने अपनी शरारत बंद कर दी। ठीक है, आज तुझे जाने देता हूँ। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। लिन चेन के चेहरे पर खुशी थी। आखिरकार वो पूरे महाद्वीप की सबसे कमाल की हस्ती से मिलने वाला था। लिन चेन के मुंह में पानी आ गया। असल कहानी में शुनर का स्थान सबसे ऊपर था। वो न सिर्फ जन्म से सुंदर और खूबसूरत थी, बल्कि प्राचीन कबीले की घमंडी बेटी भी थी। उसके पास दिव्य डू सम्राट का ब्लड लाइन था। उसे सबसे अच्छी नायिका का टेम्पलेट कहा जा सकता था।
अगर ये लड़की पूरे दिल से उसकी हो जाए तो प्राचीन कबीला उसकी आधी ताकत बन सकता था। इसलिए वो उम्मीद से गुफा से बाहर निकला और गुफा के मुंह की तरफ बढ़ गया। जल्द ही शुनर उसकी नज़रों के सामने आ गई। शुनर को देखते ही लिन चेन का दिल हल्का सा कांप गया। उसने देखा कि शुनर ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका स्वभाव ठंडा और शांत था, बिल्कुल दुनिया से अलग, एक हरे कमल की तरह। उसकी पतली कमर विलो पत्ती की तरह थी जो एक हाथ में समा सकती थी। उसके काले बालों को एक बैंगनी रिबन से बांधा गया था और वो उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसकी कलाई पर 2 छोटी हरी घंटियां थीं, बिल्कुल किसी चित्र की आकृति की तरह। वाह, कितनी खूबसूरत! ये थी शुनर को देखकर लिन चेन की पहली छाप। जैसे कोई इंसान उस चित्र से निकलकर सामने आ गया हो। इतनी खूबसूरत कि बयां नहीं किया जा सकता। पवित्र, ठंडा, कोमल, ऐसे तमाम शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। लिंगयंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लिन चेन के मुंह के कोने ऊपर उठे। वो पास आया और उसकी नज़रें बिना किसी शर्म के शुनर के शरीर को ऊपर नीचे स्कैन कर रही थीं। तुम कौन हो? शुनर ने उस सफ़ेद कपड़ों वाले लिन चेन को देखा तो उसे लगा जैसे किसी खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ रहा हो। वो आधा कदम पीछे हटी और सतर्कता से पूछा, मैं इस पहाड़ी इलाके का राजा हूँ। लिन चेन के मुंह के कोने ऊपर उठे। उसकी आवाज़ में गर्व था। शुनर चौंक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि जियाओयान और लिंगयंग जिस राजा की बात कर रहे थे वो यही सामने वाला शख्स था। तुमने भाई जियाओयान और अंकल यंग के साथ क्या किया? शुनर ने पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हें आत्मा गुलाम बना लिया। लिन चेन ने बेपरवाही से कहा, जैसे कोई मामूली बात हो। क्या कहा? शुनर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जियाओयान और लिंगयंग की तरफ देखा। सामने जियाओयान और लिंगयंग थे जो लिन चेन की तरफ आदर से घुटने टेके हुए थे और बोल रहे थे, राजा को प्रणाम। अचानक शुनर का दिल बैठ गया। उसका पूरा शरीर अंदर तक ठंडा हो गया। अब उसे कैसे नहीं पता चलता कि उसे लिंगयंग ने धोखा दिया था। तुम उठो। लिन चेन सिंहासन के पास गया और बैठ गया। फिर उसने हाथ हिलाकर अपने अधीनस्थों को उठने का इशारा किया। फिर उसने जियाओयान को देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी थी और उसने गहरी आवाज में कहा, अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी से अपनी नई रानी को मेरे पास क्यों नहीं लाते? जी। जियाओयान डर के मारे जल्दी से सिर झुका लिया। फिर वो शुनर के पास गया और बोला, शुनर, रानी, कृपया, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। भाई जियाओयान, तुम। शुनर ने जियाओयान की ये हालत देखी तो वो गुस्से से पैर पटकने लगी। उसने अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए। जागो, तुम किसी के आत्मा गुलाम नहीं हो। तुम शियाओ परिवार के सबसे बड़े बेटे हो और शुनर के प्यारे भाई जियाओयान हो। शुनर ने जियाओयान को हिलाया, उसे जगाने की कोशिश की। लेकिन जियाओयान का आत्मा गुलाम बनना तय हो चुका था। अगर कोई ताकतवर दूजुन भी आ जाए तो भी उसे नहीं बचा सकता। शुनर की कुछ झटकों से वो कैसे जाग सकता था? जियाओयान ने एक कदम पीछे हटकर अपने और शुनर के बीच दूरी बना ली। उसने फिर से आदर से कहा, रानी, कृपया राजा से मिलने चलें। ये सुनकर शुनर का दिल टूट गया। भाई जियाओयान। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें निराशा थी। शुनर की ये हालत देखकर जियाओयान का दिल दर्द से भर गया, लेकिन लिन चेन के प्रति उसकी वफादारी ने उसकी निजी भावनाओं को दबा दिया। रानी, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। उसने अपने दिल के दर्द को दबाते हुए फिर से कहा। तुम। शुनर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपनी आंखों से एक आंसू की बूंद पोंछ दी। वो अब समझ गई थी कि अगर उसे जियाओयान और लिंगयंग को बचाना है तो उसे लिन चेन को अपनी कृपा दिखाने देनी होगी। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई। वो जिद से मुड़ी और गुफा की गहराइयों में चल दी। जैसे जैसे वो गुफा के अंदर जाती गई और लिन चेन को पास आता देखा, उसके दिल की धड़कन और भारी और बेचैन होती गई। एक पल बाद उसने लिन चेन का चेहरा साफ देखा। बर्फ से सफ़ेद कपड़े, देवताओं जैसा रूप, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। लेकिन वो लिन चेन के रूप से कोई सहानुभूति नहीं पा सकी, क्योंकि उसके लिए जियाओयान और लिंगयंग को आत्मा गुलाम बनाना दुनिया का सबसे क्रूर और खतरनाक तरीका था। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं आ गई हूँ। अब भाई जियाओयान और अंकल यंग को छोड़ दो। शुनर ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। हाँ, तुम्हारा लहजा ऐसा नहीं लगता जैसे तुम मदद मांग रही हो। लिन चेन ने सामने शुनर को देखा। उसकी नज़र उसके भरे भरे और खूबसूरत शरीर पर घूमी। उसका लहजा काफ़ी शरारती था। तो तुम क्या चाहते हो? अपनी शर्तें बताओ। शुनर ने सीधे लिन चेन की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें सुनहरी लपटों की एक चमक थी। शर्तें? हाँ, बहुत आसान है। अगर तुम अपने भाई जियाओयान को बचाना चाहती हो तो कुछ चीज़ के बदले में देना होगा। लिन चेन ने मजाक किया। क्या? खुद को? क्या? शुनर का खूबसूरत चेहरा अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर बर्फ की परत जम गई। उसने तुरंत गुस्से से चिल्लाकर कहा, सपने मत देखो। हे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लिन चेन ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। उसने अपना बड़ा हाथ शुनर की तरफ बढ़ाया। उसकी हथेली से एक भयानक खिंचाव पैदा हुआ।
और उसने उसे पलक झपकते ही अपने सामने खींच लिया। अध्याय, तुम नहीं चाहती कि जियाओ यान और लिंग यंग को कुछ हो जाए, है ना? उस भयानक खिंचाव ने पलक झपकते ही शुनर को लिन चेन के सामने खींच लिया। लिन चेन ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक कोमल और बेहद मुलायम एहसास ने लिन चेन की बाहों को भर दिया। उसी वक्त एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक में आई। वो खुशबू इतनी ताज़ा थी कि लिन चेन मदहोश हो गया। कमीने, मुझे छोड़ दो। शुनर ने शर्म और गुस्से से अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए। उसने तुरंत लिन चेन की बाहों से छूटने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, लेकिन लिन चेन की बाहें स्टील के पिंजरे की तरह थीं। वो चाहकर भी आसानी से नहीं छूट सकती थी। लिन चेन ने उसे अपनी छाती पर मुक्के मारने दिए। उसका एहसास नोक झोंक से ज्यादा कुछ नहीं था। क्यों? क्या तुम अपने भाई जियाओ यान को बचाना नहीं चाहती? लिन चेन ने शरारत से कहा। शुनर ने तुरंत अपना बेकार का संघर्ष रोक दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बाहों से खुद को लिन चेन से अलग रखा। उसने अपने नाजुक शरीर को जितना हो सके पीछे झुका लिया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि इस अंदाज ने उसकी छाती को और उभार दिया था। उसकी बैंगनी पोशाक ने एक रोमांचक आग बना दिया था और अचानक बर्फ सी सफ़ेदी का एक टुकड़ा नजर आ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? शुनर का दिल धक धक कर रहा था। उसने बेचैनी से पूछा, कैसे बदलूं? तुम क्या करना चाहते हो? तुम सपने देख रहे हो? मैंने अभी कहा था कि मैं तुम्हारे भाई जियाओ यान के बदले तुम्हें लूंगा। बहुत आसान है। जब तक तुम मेरे लिए कुछ बच्चे पैदा कर दोगी, शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं जियाओ यान और लिंग यंग को छोड़ दूं। लिन चेन ने कहा। शुनर का खूबसूरत चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। लिन चेन की बातों ने उसे गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो 8 प्राचीन कबीलों में से एक प्राचीन कबीले की बेटी थी। वो कैसे किसी अज्ञात मूल के बच्चे को जन्म दे सकती थी? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुरंत मुझे, भाई जियाओ यान और अंकल यंग को छोड़ दो, वरना अगर मेरे परिवार को इस बारे में पता चल गया तो तुम बहुत बुरी तरह मरोगे। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरे जानवरों के पहाड़ों को मेरा परिवार जमींदोज कर देगा। शुनर ने लिन चेन को चेतावनी दी। लिन चेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि शुनर की चेतावनी कोई मजाक नहीं थी। अगर प्राचीन कबीले के ताकतवर लोगों को पता चल गया कि उसने शुनर का वर्जित फल तोड़ लिया है, तो वो इतना गुस्सा होंगे कि पूरे जियामा साम्राज्य को पलक झपकते ही खंडहर में बदल सकते थे। हाँ, प्राचीन कबीला निश्चित रूप से डरावना है और ये मुझे डराता भी है। लेकिन अब जब तुम और लिंग यंग मेरे हाथों में हो, तो तुम प्राचीन कबीले को इस बारे में कैसे सूचित करोगी? लिन चेन ने एक बेशर्म मुस्कान दिखाए। शुनर का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी खूबसूरत आंखों में तूफान आ गया। तुम असल में प्राचीन कबीले के बारे में जानते हो? उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन चेन उसकी असली पहचान देख लेगा। तुम्हें पता है, उसके शियाओ परिवार में रहने की खबर को प्राचीन कबीले ने दबा दिया था। यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरे कबीले इसका पता लगाकर उस पर हमला न कर दें। क्या तुम आत्मा कबीले से हो? शुनर को लगा जैसे किसी खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ रहा हो। जहाँ तक वो जानती थी, सभी बड़े परिवारों का प्राचीन कबीले से कुछ न कुछ झगड़ा था, लेकिन जिसके साथ सबसे गहरी नफरत थी, वो था आत्मा कबीला। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम निश्चित रूप से आत्मा कबीले के हो। शुनर और भी यकीन करने लगी। आत्माओं को नियंत्रित करने और लोगों को आत्मा गुलाम बनाने का ये शैतानी तरीका, क्या ये आत्मा कबीले की सबसे अच्छी गुप्त तकनीक नहीं थी? जैसा तुम सोचो, जब तक तुम मेरे लिए बच्चे पैदा करने को तैयार हो, तुम जो चाहो अनुमान लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन चेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शुनर की बर्फ सी सफ़ेद ठुड्डी पकड़ी और उसके खूबसूरत चेहरे को चूम लिया। शुनर के रोंगटे खड़े हो गए। उसका नाजुक शरीर तन गया। कमीना, दूर हट! शुनर की लड़ाई कला फट पड़ी। वो बुरी तरह संघर्ष करने लगी, लेकिन डू जोंग की नज़र में एक फाइटर का संघर्ष एक चींटी के पूरी ताकत लगाने से ज़्यादा बेहतर नहीं था। अंकल यंग, मुझे बचाओ! शुनर गुस्से से कांप रही थी। उसने गुफा के मुंह की तरफ चिल्लाया। इस पल वो सिर्फ उम्मीद कर सकती थी कि लिंग यंग लिन चेन के रिफाइनमेंट से मुक्त हो सके, जाग सके और उसे बचाने आ सके, वरना वो सच में बेबस हो जाती। पुकारती तो कोई सुनता नहीं। लेकिन लिंग यंग ने सिर हिलाया और आह भरी। हे बेटी शुनर, बस राजा की बात मान लो। हाँ शुनर, राजा की बात मान लो, जियाओ यान ने भी कहा। भाई जियाओ यान, अंकल यंग। एक पल के लिए शुनर अंदर तक ठंडी हो गई। उसका दिल आधा ठंडा पड़ गया। अपना बेकार का संघर्ष छोड़ दो, तुम्हारा अंत हो चुका है। लिन चेन की शैतानी आवाज़ शुनर के कानों में गूंजी, जिससे वो कांप गई। बिल्कुल नामुमकिन! शुनर ने दांत पीस लिए। वो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर लिन चेन ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तो वो मर जाएगी, लेकिन लिन चेन को कामयाब नहीं होने देगी। लिन चेन ने शुनर की आंखों में वो जिद देखी और बेपरवाही से मुस्कुराया। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन क्या तुमने कभी जियाओ यान और लिंग यंग के बारे में सोचा है?
तुम नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो जाए, है ना? शुनर ने लिन चेन के चेहरे पर वो ठंडी मुस्कान देखी। अचानक उसके दिमाग में एक ऐसा अनुमान आया जिसने उसे बेबस कर दिया। लिन चेन ने गुफा के मुंह पर खड़े लिंगयंग की तरफ बेपरवाही से देखा और आदेश दिया, लिंगयंग, जियाओ यान को मार डालो। जी, मेरे राजा। लिंगयंग बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जियाओ यान की तरफ बढ़ा। उसकी हथेली पर गहरी बैंगनी लड़ाई ऊर्जा की एक परत थी। वो जियाओ यान को मारने वाला था। भाई जियाओ यान, भागो! शुनर चीख पड़ी, लेकिन जियाओ यान बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि ये लिन चेन का आदेश था जो उसकी जीने की इच्छा से भी ऊपर था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, भाई जियाओ यान को मत मारो। प्लीज, उसे मत मारो। शुनर की खूबसूरत आंखों से तुरंत बड़े बड़े आंसू बहने लगे। वो रो रोकर लिन चेन से भीख मांग रही थी, लेकिन लिन चेन बिल्कुल नहीं हिला। यहाँ तक कि लिंगयंग जियाओ यान के पास गया और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया जियाओ यान को मारने के लिए। रुको, मैं मान गई, मैं सब कुछ मान गई। शुनर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके गालों के किनारों से आंसू बह रहे थे। उसने लिन चेन से भीख मांगी कि वो जियाओ यान को चोट न पहुंचाए। रुको! लिन चेन की बेपरवाह आवाज़ आई। लिंगयंग ने समय रहते अपना हाथ रोक लिया। जियाओ यान वहीं खड़ा था, पसीने से तरबतर। राजा ने जान बख्श दी, धन्यवाद। जियाओ यान ने तुरंत आदर से घुटने टेक दिए। सब बाहर जाओ। लिन चेन ने हाथ हिलाया। उसने अपने सभी अधीनस्थों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। गुफा में सिर्फ 2 लोग रह गए, लिन चेन और शुनर। लिन चेन ने शुनर की चिकनी ठुड्डी उठाई और उसके खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखा। शुनर का चेहरा बेहद नाजुक था, बिल्कुल पाउडर से बनी जैड नक्काशी की तरह। लेकिन उसके चेहरे और आंखों में थोड़ी ठंडक थी, एक ऐसा आभास जो लोगों को हजारों मील दूर भगा दे। लेकिन इस पल उसके चेहरे पर आंसू थे। वो काफी दयनीय लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो ठंडी महिला का स्वभाव बरकरार था। अभी जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। शुनर ने ये सुना तो उसका नाजुक शरीर कांप गया। क्या तुम दूसरी शर्तें बदल सकते हो? चूंकि तुम प्राचीन कबीले के बारे में जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। शुनर ने आखिरी संघर्ष किया। कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। लिन चेन ने उसे अपनी बाहों से छोड़ दिया। फिर एक ऐसे लहजे में जिसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं थी, उसने कहा, घुटने टेको। शुनर का शरीर ठंडा पड़ गया। वो निराशा में लिन चेन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने ऊपर देखा, लिन चेन को देखा। डर से वो इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होगा। मुंह खोलो। शुनर और भी कांप गई। उसे कैसे नहीं पता था कि लिन चेन उससे क्या करवाना चाहता था, लेकिन वो समझ गई थी कि अगर उसने लिन चेन को फिर से नाराज किया तो जियाओ यान की जान नहीं बच सकती थी। अध्याय जब गु शुनर ने मान ली अपनी किस्मत। लिन चेन के सामने झुकी प्राचीन कबीले की लाडली। शुनर की हिचकिचाहट देखकर लिन चेन की आंखों में थोड़ी ठंडक आ गई। वो जबरदस्त दबाव महसूस करते हुए शुनर का नाजुक शरीर बुरी तरह कांप गया। आखिरकार एक पल उसने वो बड़ा फैसला ले ही लिया। समझ गई। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। आखिर में उसने अपने लाल होंठ हल्के से खोल दिए। कुछ देर बाद लिन चेन ने अपना हाथ शुनर के सिर के पीछे से हटा लिया। शुनर पीछे की तरफ गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। उसके सारे विचार खत्म हो गए थे। हाँ, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। लिन चेन खड़ा हुआ और संतुष्टि से शुनर के पास गया। ये सुनकर शुनर का पूरा शरीर कांप गया। वो बस लिन चेन को मार डालना चाहती थी। उसके जैद जैसे हाथों ने जमीन को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। चाहे प्राचीन कबीले में हो या शियाओ परिवार में, वो हमेशा सबकी लाडली रही थी। हजारों लोग उस पर फिदा थे। उसने कभी जरा सा भी दुख नहीं देखा था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, लिन चेन को मार डालो। लेकिन उसमें वो ताकत नहीं थी। ऐसा करने से अच्छा है मैं मर जाऊं। लिन चेन ने शुनर की वो हालत देखी। उसकी आंखों में वही मौत की इच्छा थी जो कभी यून यून में देखी थी। अगर तुम ऐसा सोचोगी तो तुम्हारा भाई जियाओ यान भी तुम्हारे पीछे आएगा। शुनर का पूरा शरीर कांप गया। उसकी उंगलियों ने जमीन को और जोर से पकड़ लिया। आखिर में उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाकर अपनी किस्मत मान ली। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। भाई जियाओ यान के लिए भी मैं जीऊंगी। एक दिन मैं उसे जरूर बचाऊंगी। आदर्श रखना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा आदर्श मुझे पसंद नहीं आया। तुम और क्या करना चाहते हो? लिन चेन के होठों की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में नाराजगी दौड़ गई। वो खड़ा हुआ और शुनर की तरफ बढ़ा। तुम क्या कह रहे हो? शुनर लिन चेन की परछाई में घिर गई। उसने अपने सूजे और दर्द भरे होठों और सूखे गले को अनदेखा किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बहुत डरी हुई थी। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। शुनर ने संघर्ष किया। लिन चेन ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। वो सीधे शुनर के पास गया, उसे उठाया और अपनी बाहों में भर लिया।
उस गर्म खुशबूदार जैद जैसी मूर्ति को गले लगाते हुए उस कोमल एहसास ने उसके दिल को मचला दिया। पक्का, लिन चेन की आंखों में थोड़ी ठंडक थी। शुनर का नाजुक शरीर जम गया। उसने और संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। वो बस लिन चेन को जो चाहे करने दे सकती थी। कितना खूबसूरत चेहरा है, देखते ही दिल करता है कि एक बाइट ले लूं, लिन चेन ने कहा और सीधे उसे चूम लिया। काफी देर बाद वो धीरे धीरे अलग हुए। फिर लिन चेन ने शुनर को सिंहासन पर बिठा दिया। शुनर सिंहासन के कोने में सिकुड़ गई। उसने अपने घुटने मोड़ लिए और अपनी टांगों को पकड़ लिया। वो डर से कांप रही थी। क्या अफसोस है, तुम्हारे डू सम्राट ब्लडलाइन की गुणवत्ता बहुत ऊंची है। अगर मैंने लापरवाही से तुम्हारा शरीर ले लिया तो प्राचीन कबीले को शायद कुछ खास प्रतिक्रिया होगी। अगर गु युआन को इसकी भनक लग गई तो बुरा होगा। इसलिए मैं तुम्हारे ब्लडलाइन को बनाए रखने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूं। उससे पहले मैं तुम्हारा वर्जित फल नहीं तोड़ सकता। लिन चेन ने थोड़े अफसोस के साथ सिर हिलाया। तो भाइयों, क्या गु शून्यर बच पाएगी या फिर होगा उसका वही अंत जो कि क्वीन मेडुसा का हुआ था? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।